नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पाथफाइंडर के चैनल के ऊपर जैसा कि आपको मालूम होगा, आपके लिए हम लोग रन कर रहे हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स का यूपीएससी 2021 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स। और उसी क्रैश कोर्स में आपके लिए कई सारी वीडियोस को ऑलरेडी पेश किया जा चुका है। उस पर्टिकुलर सीरीज में आज हम लोग आपके लिए पेश कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का सेट नंबर 4। इसमें हमने पहले 3 सेट्स को डिस्कस कर लिया है। काफ़ी डिटेल में हमने इंडिया एंड इट्स नेबरहुड की, और उसके बाद इंडिया और हमारे जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ आपसी संबंध क्या है उसके बारे में बातचीत भी कर ली है। आज दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं इंडिया के जो संबंध होते हैं विद द फॉलोइंग कंट्रीज। सबसे पहले तो रशिया, आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो रशिया आएगा, उसके बाद सेंट्रल एशिया एंड देन वेस्ट एशिया। इन 3 रीजन्स के साथ हमारे जो संबंध चल रहे हैं, इसको लेकर जो भी डेवलपमेंट्स पिछले एक साल में सुर्खियों में रही हैं, उसके बेसिस पर कई सारे एमसीक्यूज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल्सो कुछ बच्चे डाउट्स पूछ रहे थे कि सर जो पहले की 3 सेट्स हैं उनको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया है। उस प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग देख सकते हैं। वहां पर ना केवल इंटरनेशनल रिलेशंस की बल्कि अन्य सब्जेक्ट्स की भी आपको सेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? यूपीएससी 2021 करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स। ये वाली आपको प्लेलिस्ट सर्च करनी है यूट्यूब पे, और साथ में या तो मेरा नाम डाल दीजिए या फिर पाथफाइंडर चैनल का नाम डाल दीजिए। दोनों एक ही बातें हैं। आपको वहां पर जाकर के पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। राइट, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, जहां पर हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स को भी शेयर किया हुआ है। आप हमसे वहां पे संपर्क में भी आ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहें तो यहां पर इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी ऐप, जहां पर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस की और मेरे प्लस कोर्सेज की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट ईयर 2022 है, तो आप लोग को जाना चाहिए 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें आपको अनअकैडमी ऑफर करता है सारे के सारे कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। इसमें अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं ANI UPSC तो आपको यहां पर ये प्राइस पड़ेगा 44,550 का। अगेन आपको एक बार याद दिलवा दूं कि ये वाला जो खर्चा आपको आता है, एक दिन का कॉस्ट आपको दोस्तों 120 रुपीज पर डे आता है। अगर आप किसी बड़े शहर में जाके कोचिंग लेते हैं तो इतना खर्चा केवल आपको आने जाने में लग जाता है। इसके बाद अगर आप लोग 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप ये 2 साल वाला कोर्स ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्सनल कोच चाहिए और आपको मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, उस केस में यू कैन गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें अगेन मेरा कोड लगाने के माध्यम से आपको जो 1 साल का खर्चा आएगा वो 67,000 आएगा। 2 साल का खर्चा आएगा 1,04,000 के आसपास का। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे केवल ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यूजिंग माय रेफरल कोड ANI UPSC आपको यहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एक बार फिर से आपको याद दिलवा दूं, अगर आप लोग ANI UPSC कोड का इस्तेमाल करते हुए प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स भी साथ में दिए जाएंगे अलॉन्ग विद द सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं 22 सितंबर को, एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आज के इस सेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर रिलेटेड टू न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। एक बहुत ही अहम ट्रीटी है, इस साल की शुरुआत में ये सुर्खियों में थी, और ये जो ट्रीटी है बेसिकली ये साइन करी गई है बिटवीन USA एंड रशिया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली ये 2 बड़ी सुपर पावर्स हैं जिन्होंने आपस में इस ट्रीटी को साइन करवाया हुआ था। जब भी सवाल कुछ इस तरीके का होता है जहां पर इंडिया का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ऐसे केसेस में क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी क्या है, इसके पहले कौन सी ट्रीटी थी वगैरह वगैरह। केवल नाम जानना इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, किस वजह से हुई थी, बस इतनी ही जानकारी आपको होनी चाहिए। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग मेनली इंडिया के ऊपर ज्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, और ये सुर्खियों में इसलिए थी बिकॉज रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी विद रशिया फॉर अनदर 5 years। स्टार्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। बेसिकली क्या था कि दोनों के दोनों देशों ने आपस में कई सारे समझौतों के ऊपर सिग्नेचर किया हुआ था, ये कहते हुए कि दोनों ही देश यहां पर 1550 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय नहीं करेंगे। केवल इतना ही नहीं, कई सारे यहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे ऑन द लैंड एंड द सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स एंड बॉम्बर्स
टू डिलीवर देम, यानी कि दोनों देशों ने आपस में समझौता किया कि हम एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेपन्स को ही डिप्लॉय करेंगे। यही दो देश क्यों? क्योंकि ये दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी। सबसे पहले इनके आपस में जो ट्रीटी चल रही थी उसका नाम था SORT, SORT, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। उसके बाद जब ये ट्रीटी यहाँ पे खत्म हुई थी उसके बाद सामने आई थी START-1 ट्रीटी, और START-1 ट्रीटी के बाद सामने आई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तीनों के तीनों ट्रीटीज का काम वही है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ये प्रतिबंध लगाना कि बेसिकली आप यहां पर इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेपन्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि ये वाले जो दो बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं दोनों के बीच में इस ट्रीटी को साइन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो थी रिसेंटली सुर्खियों में भी था, इंडिया यूके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये बेसिकली सुर्खियों में था बिकॉज ऑफ एक तो ये वाला इंसान, ठीक है, विजय माल्या, और दूसरा आपका एक और इंसान आता है नीरव मोदी के नाम से। ये दोनों जो दोनों के दोनों लोग हैं, क्योंकि दोनों के दोनों को फ्यूजिटिव्स डिक्लेयर किया हुआ था, इसीलिए ये वाली चीज काफी ज्यादा रेलेवेंट बन जाती है। India and the UK entered into an extradition treaty in 1992. In India, the extradition of a fugitive criminal is governed under the India Extradition Act of 1962. In India, the Ministry of Home Affairs is the nodal authority for extradition. Which of the statements given above is or are correct? दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि इंडिया और यूके ने एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी को साइन किया था 1992 की बात है। इसके पश्चात दोनों देशों के बीच में ये वाली ट्रीटी साइन करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो कि इंडिया में कोई क्राइम करके भागा हो, जिसको कि हम भगौड़ा बोलते हैं, मान लीजिए वो यूके चला जाता है यहाँ पे सेफ्टी के लिए, तो उस केस में यूके प्रतिबद्ध है इस चीज के लिए कि वो बेसिकली उस इंसान को वापस इंडिया भेजेगा। इस एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी का ये मतलब है। इंडिया में जो एक्स्ट्रेडिशन ऑफ अ फ्यूजिटिव क्रिमिनल है, इसको गवर्न करने वाला जो कानून है ये इंडियन फ्यूजिटिव एक्ट, इंडियन एक्स्ट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962 है। ये बात भी बिल्कुल सही है। रही बात ऑप्शन नंबर 3 की, तो दोस्तों यहां पर जो आपका विदेश मंत्रालय का कॉन्सुलर डिवीजन होता है, द कॉन्सुलर पासपोर्ट एंड द वीजा डिवीजन होता है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी इज द नोडल अथॉरिटी फॉर एक्स्ट्रेडिशन। यहाँ पे गृह मंत्रालय का कोई रोल नहीं होता है। हेंस आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल फॉल्स है। 1 और 2 आपका ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा सही जवाब। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको लेकर सवाल प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में आने की संभावना भी बन सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम कोर्ट पेड द वे फॉर नीरव मोदी टू बी एक्स्ट्राडेटेड टू इंडिया, और हम दोनों के बीच में साइन की गई ये ट्रीटी जो है 1992 की है। हमने एक्स्ट्राडिशन एक्ट को पास किया था 1962 में, इसको हमने मॉडिफाई किया था 1993 में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एज डिफाइंड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक्स्ट्राडिशन इज द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्टेट टू अनदर of those whom it is desired to deal with for crimes of which they have been accused or convicted and they are justifiable in the courts of the other state। ठीक है, the request of extradition can be initiated in the following cases। अगर मान लीजिए कोई अंडर इन्वेस्टिगेशन केस चल रहा है, उस केस में भी आप एक्स्ट्रेडिशन के लिए बोल सकते हैं। ये नहीं कि केवल जो इंसान है वो यहाँ पे कन्विक्ट ही होना चाहिए। अगर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर अंडर ट्रायल है, अगर ऑलरेडी उसको दोषी साबित कर दिया गया है, तीनों के तीनों केसेस में आप रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रेडिशन को फॉरवर्ड करवा सकते हैं। ये सेकंड वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये केवल ऐसा नहीं कि उसको दोषी करार दिया जाना ही चाहिए। अगर हमें लगता है कि जी हाँ इसके ऊपर केस चलना चाहिए, इंडिया के जुरिस्डिक्शन के अंदर आके चलना चाहिए, उस केस में भी यूके इस पर्टिकुलर ट्रीटी को फुलफिल करने के लिए प्रतिबद्ध माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देख लेते हैं। दैट इज द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। पिछले 2-3 साल से एक्सपेक्ट कर रहा हूं सवाल, लेकिन अभी तक आया नहीं है। इसको लेकर दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारी MEA के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर एक सेपरेट डिवीजन भी है जिसको कि क्रिएट करवा दिया गया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडो पैसिफिक का जो इलाका है इसकी अहमियत पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में स्पेसिफिकली काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। It is an initiative launched by the Prime Minister at the East Asian Summit in Thailand in November 2019. United Kingdom recently became the second European nation after France to formally adopt a strategy for the Indo-Pacific region. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बताना है कि ईस्ट एशिया की जो समिट होती है इसके सम्मेलन में कौन कौन से लोग हैं जो कि हिस्सा लेते हैं। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ये वाली जो पहल है ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई थी एट द ईस्ट एशिया समिट इन थाईलैंड इन नवंबर 2019। बिल्कुल सही बात है। यूके रिसेंटली बिकेम द सेकेंड यूरोपियन नेशन आफ्टर फ्रांस। जी नहीं, यूके जो है वो दूसरा देश नहीं बना है, बल्कि यहाँ पर
जर्मनी है जो कि दूसरा देश बना है टू अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। कई सारे यूरोपियन देश ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे इंडो पैसिफिक रीजन की अहमियत को समझते हुए इसको लेकर अपनी विशेष रूप से रणनीतियों को घोषित करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सारे यूरोपियन देश ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे इंडो पैसिफिक के रीजन में इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए कई सारी अपनी वॉरशिप्स को, कई सारी अपनी शिप्स को डिप्लॉय भी किया जा रहा है। इसको लेकर हमने कई बार सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं। आपको बताया है कि फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, यूके हुआ, कई सारी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं। यूके का इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका है, लेकिन फ्रांस यहाँ पे पहली कंट्री थी और जर्मनी यहाँ पे दूसरी कंट्री थी जिसने की इंडो पैसिफिक के इलाके के लिए इस रणनीति को अडॉप्ट किया है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत, फर्स्ट वाला आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अबाउट द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव लॉन्च बाय पीएम एट द ईस्ट एशिया समिट, जो कि थाईलैंड में हुई थी 2019 में। और ये वाला जो आपका इनिशिएटिव है काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुल मिला के 7 स्तंभ हैं, 7 पिलर्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, साइंस टेक एंड एकेडमिक कॉपरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। सारे के सारे स्तंभ काफी इंपॉर्टेंट है। India has also called upon Vietnam to partner on one of the 7 pillars of the IPOI। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने वियतनाम को यहाँ पे हाथ आगे बढ़ाया कि आप किसी एक पिलर के ऊपर हमारे साथ साझेदारी करिए। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। रीसेंट डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग जर्मनी एंड नॉट यूके रिसेंटली बिकेम द सेकंड यूरोपियन नेशन आफ्टर फ्रांस टू फॉर्मली अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। हेंस आपका सेकंड नंबर स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। दोस्तों यूके ने भी अडॉप्ट कर ली है स्ट्रैटेजी, बट यहाँ पर दूसरा देश जो है वो जर्मनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पेश कर रहा हूं। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन सुर्खियों में था बिकॉज एक पर्टिकुलर देश है जिसने की अनाउंस किया कि वो अपने आप को इस पर्टिकुलर ट्रीटी में से विथड्रॉ करवा रहा है। Consider the following statements about the Open Skies Treaty. It is an international treaty which allows the nations to collect information on one another's military forces to increase the transparency. All the members of the UN Security Council is the member of this treaty. India is one of the members of this treaty. ध्यान से देखना, पहली बात तो UN Security Council वर्ड यूज किया गया है, ना कि यहाँ पे UN वर्ड यूज किया गया है। तो UN Security Council में तो कुल मिला के 5 ही मेंबर्स हैं जो कि परमानेंट होते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ट्रीटी। आपका ऑप्शन नंबर 3 भी आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात तो ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में आपको जानकारी दे दूं। वेरी सिमिलर टू द न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि हम स्टार्टिंग में बात करके आए थे, जो कि केवल यूएसए और रशिया ने आपस में साइन करी थी, ये देखने के लिए कि दोनों कंट्रीज का जो वेपन्स का स्टॉक पाइल है वो एक पर्टिकुलर नंबर को ना क्रॉस करे। सिमिलरली ओपन स्काईज ट्रीटी भी एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का समझौता है विच बेसिकली अलाउज द नेशंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन वन अनदर्स मिलिट्री फोर्सेज टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ये बात बिल्कुल सही है कि आपस में आप लोग मिलिट्री इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे सो दैट पारदर्शिता जो है वो बढ़ सके। ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएनएससी इज द मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। तो जी नहीं दोस्तों, हाल ही में ये चीज सुर्खियों में थी कि रशिया जो कि यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है उसने अपने आप को इस पर्टिकुलर ट्रीटी में से विड्रॉ कर लिया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा फॉल्स। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 3, इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ट्रीटी। तो जी नहीं, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। हेंस ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आपके फॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट इज लीविंग द ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। इसका मकसद वही है। इसकी साइनिंग हुई थी 1992 में, इफेक्ट में आई थी 2002 में। आज की डेट में इसके केवल 34 सिग्नेटरीज हैं जो कि एक दूसरे की यहाँ पर मिलिट्री के बारे में जानकारी रखते हैं। Therefore, the treaty established an aerial surveillance system for its participants. India is not a member of this treaty. Very very important point. कई सारे बच्चे इसको गलती कर सकते हैं। इंडिया अभी तक इस ट्रीटी का सदस्य नहीं है। याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओपन स्काईज ट्रीटी को लेकर सवाल आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं एज कम्पेयर टू अभी तक जो हम सवाल देख रहे थे उसके संदर्भ में ये वाले सवाल ईजी भी हैं, और आपको मैंने जैसा कि बताया जहां पर इंडिया डायरेक्टली जो है एसोसिएटेड नहीं होता है उस केस में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑपरेशन पैंजिया 14। इट इज अ ऑपरेशन related to to target the sale of fake medicines and products online. It is an operation of the World Health Organization. तो सेकंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो ऑपरेशन शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है दोस्तों इंटरपोल के द्वारा एंड नॉट बाय WHO. सेकंड स्टेटमेंट इज डायरेक्टली फॉल्स।
फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट इज एन ऑपरेशन विच रिलेट्स टू टारगेट द सेल ऑफ फेक मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं। Recently, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन फेमसली कॉल्ड एज इंटरपोल थ्रू इट्स ऑपरेशन पैंजिया 14 टारगेटेड द सेल ऑफ फेक मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। मकसद क्या है कि हम बेसिकली जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं लोगों में कि रिगार्डिंग द वेरियस रिस्क्स एसोसिएटेड विद बाइंग मेडिसिन फ्रॉम अनरेगुलेटेड वेबसाइट्स। इट वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन 2008। करंट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द पुलिस, इसमें कस्टम्स को भी इन्वॉल्व किया गया है एंड 92 कंट्रीज की हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी इन्वॉल्व किया गया है। इंडियन एजेंसीज ने भी इसमें हिस्सा लिया था और इंडिया की जो हमारी मेन बॉडी है दैट इज सीबीआई, उसने इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे रिगार्डिंग द ऑपरेशन पैंजिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो ऑपरेशन था इंटरपोल के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, नॉट WHO। इसका मकसद ध्यान रखिए, किसने करवाया था ध्यान रखिए, और क्या इंडिया ने हिस्सा लिया था ये ध्यान रखना है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत बार सुर्खियों में रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुएज कैनाल एंड चूज द incorrect statement. It is a natural waterway in Egypt to connect the Mediterranean Sea and the Red Sea. The canal separates the African continent from Asia. It enables more direct shipping between Europe and Asia, eliminating need to circumnavigate Africa via the Cape of Good Hope. The canal is a major source of income फॉर दी इजिप्ट्स इकोनॉमी। देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके तभी क्लियर होंगे अगर आपको सुएज कैनाल की लोकेशन मालूम होगी। ध्यान से देखिएगा, इस बार सुएज कैनाल काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दी एवर गिवन वाली क्राइसिस जो यहाँ पर ये शिप थी जो कि अटक चुकी थी। नाउ नॉर्मली क्या था कि अगर आपको मान लीजिए यहां से जाना है यहां पर, ठीक है, तो यहां से यहां पे जाने का तरीका क्या था, ये देखिए ये वाला तरीका था। आप यहां से होते हुए यहां जाएंगे और इस चीज को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। नाउ ये काफी लंबा रास्ता है, लेकिन इसका जो छोटा रास्ता है वो क्या बनता है, वो इस तरीके से बन जाता है। अब ये छोटा रास्ता नेचुरली नहीं बना हुआ था, ये छोटा रास्ता बेसिकली बनाया गया था। तो ये वाला जो रास्ता था ये असल में एक आर्टिफिशियल कैनाल था जिसको कि यहाँ पे स्थापित किया गया था, राइट। तो पहली बात तो ये केप ऑफ गुड होप का जो पूरा का पूरा इलाका था, इसको सर्कम नेविगेट करने की जरूरत अब नहीं पड़ती है। पहले आपको यहां से जाते हुए फिर केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए उसके बाद आप अटलांटिक ओशन पहुंच पाएंगे, लेकिन अब आपको केप ऑफ गुड होप जाना नहीं पड़ेगा। काफी ज्यादा रास्ता और काफी ज्यादा समय आपका यहां पर बच जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप देखेंगे ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं रेड सी और ये वाले इलाके को हम लोग बोलते हैं मेडिटरेनियन सी। तो ये दोनों को कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां तक आपका कॉन्टिनेंट आता है एशिया का कॉन्टिनेंट, और ये वाला आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये वाला आपका कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो यानी कि सुएज कैनाल एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी सेपरेट करता है। अब आप देख लीजिए ये वाले पॉइंट्स को, इट इज अ नेचुरल वाटरवे इन इजिप्ट टू कनेक्ट द मेडिटरेनियन सी एंड द रेड सी। देखिए ये मेड सी और रेड सी को कनेक्ट तो करता है, लेकिन ये नेचुरल वाटरवे नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। द कैनाल सेपरेट्स द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम एशिया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इट एनेबल्स डायरेक्ट शिपिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ठीक है, आपको केप ऑफ गुड होप के ऊपर से जाना नहीं पड़ता, वो वाली आपकी जरूरत खत्म हो जाती है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द इजिप्ट्स इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इसका जो भी पैसा आता है वो बेसिकली इजिप्ट के पास जाता है। हेंस दोस्तों आपका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इट इज अ नेचुरल वाटरवे, जी नहीं, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। आप यहां पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी कार्गो शिप बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज बेसिकली वो एवर गिवन थी जो कि यहाँ पे स्टक हो गई थी। इसको लेकर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई हैं, बहुत सारी डिटेलिंग करवाई गई है, एंड उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि क्या हमें सुएज कैनाल का भी कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, ऐसा रास्ता जो कि सुएज कैनाल को भी बाईपास कर सके। तो ऐसी भी कई सारी डिबेट सामने आई हैं। इसको लेकर हमने एक और वीडियो बनाई है, समय लगे तो डेफिनेटली जाकर देखिए कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो भी सुएज कैनाल का एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट। USA has recently added Pakistan and 14 other countries to the child soldiers recruiter list. Child soldier refers to any person below 18 years of age who has been recruited or used by an armed force or armed group in any capacity. बिल्कुल सही बात है। रिसेंटली इनफैक्ट ये चीज सामने आई थी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। यूएसए के द्वारा पाकिस्तान और 14 अन्य देशों को चाइल्ड सोल्जर की लिस्ट में डाला गया है। ये लिस्ट क्या चीज है, बेसिकली ये लिस्ट मेंटेन करी गई है यूएसए के ही द्वारा। यूएसए ने एक एक्ट को पास किया था, यूएस चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट, जो कि एक पब्लिकेशन निकालती है
एनुअल ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स की, जो कि रिपोर्ट करती है ऐसी जो कि फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं जो कि चाइल्ड सोल्जर्स का इस्तेमाल करती हैं। इन्होंने यहाँ पे चाइल्ड सोल्जर को परिभाषित भी किया हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से कम है, हु हैज बीन रिक्रूटेड और यूज्ड बाय एन आर्म्ड फोर्स और आर्म्ड ग्रुप इन एनी कैपेसिटी, इस इंसान को यहाँ पे चाइल्ड सोल्जर कहा जाता है। क्लियर है बात। रिसेंटली यूएस ने ऐड किया था पाकिस्तान को और 14 अदर कंट्रीज को। बेसिक हाईलाइट यहाँ पे पाकिस्तान थी, जिसकी वजह से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इट इंक्लूड्स बट इज नॉट लिमिटेड टू चिल्ड्रंस, बॉयज and girls who are used as fighters, cooks, porters, spies or for sexual purposes according to the Paris principles on the involvement of children in the armed conflict। यानी कि केवल यही नहीं कि आप उनको केवल फाइटर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उनको जंग में किसी भी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भले वो कोई आपका रसोईया हो, पोर्टर हो, कूली हो, ठीक है, स्पाई हो, किसी भी तरह का अगर आप इस्तेमाल उनको करवा रहे हैं तो उस केस में आपको इस लिस्ट में ऐड करवाया जाएगा। इस केस में आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रेरेटन रिपोर्ट। ये चीज के बारे में सवाल आने के चांसेस काफी कम है, बिकॉज काफी कंट्रोवर्सी सामने आई थी इस चीज को लेकर। मैं आपको बेसिकली बता दूं इसकी कहानी क्या है। पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास की बात है। उस टाइम पे अफगानिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट काम कर रही थी। गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें कि बेसिकली ये चीज सामने आया था, नॉट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, इनफैक्ट एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि ये चीज सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया की आर्मी जो कि अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थी, उस पर्टिकुलर आर्मी ने यहाँ पर कई सारे वॉर क्राइम्स करे हैं, कई सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करा है। और इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में कई सारे लोग थे जिनको यहाँ पर पकड़ा गया, फिर छोड़ा गया। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, हमारे लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ब्रेरेटन वॉर क्राइम्स की जो रिपोर्ट है ये ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस के द्वारा कमिट किए गए जो वॉर क्राइम्स है उसके साथ संबंध रखती है। आपको ये नहीं कहना कि जी हाँ हम मानते हैं या फिर हम नहीं मानते हैं, हमें इस डिबेट में नहीं जाने की आवश्यकता। आपको केवल इतना जानना है कि ब्रेरेटन वॉर क्राइम्स की जो रिपोर्ट है ये संबंध रखती है ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस के साथ और संबंध रखती है अफगानिस्तान की कंट्री के साथ, क्योंकि कई सारे जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे ट्रूप्स हैं उनको अफगानिस्तान में डिप्लॉय करवाया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत है बिकॉज लिबियन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, इट इज अ रिपोर्ट इनटू वॉर क्राइम्स कमिटेड बाय द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बन जाएगा। ध्यान से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इतनी ही बात जाननी है, ऑस्ट्रेलियन आर्मी मूव्ड टू डिस्चार्ज 13 सोल्जर्स इन कनेक्शन विद द ब्रेरेटन वॉर क्राइम्स रिपोर्ट दैट एलिजेड दैट अ नंबर ऑफ अफगानी सिविलियंस एंड प्रिजनर्स वर अनलॉफुली किल्ड। ये कहा गया था कि कई सारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ट्रूप्स हैं, जवान हैं, जो कि बेसिकली सीधा सीधा यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा कई सारे अफगानिस्तान के सिविलियंस और प्रिजनर्स को मारा है, वो भी एक अवैध तरीके से। बस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, केवल 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। रिपोर्ट का नाम ब्रेरेटन वॉर क्राइम्स रिपोर्ट, किसके द्वारा संबंधित है, किस कंट्री में हुआ था, इतना ही आपको जानकारी यहाँ पे रखनी है, इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस्तांबुल कन्वेंशन। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस साल सुर्खियों में था बिकॉज इस्तांबुल कन्वेंशन, जिस कंट्री के ऊपर कन्वेंशन का नाम बना है उसी कंट्री ने रिसेंटली इस कन्वेंशन को छोड़ दिया है। It is also called as the Council of Europe Convention or Preventing and Combating Violence Against Women and the Domestic Violence. Turkey has recently quit the Istanbul Convention on Violence Against the Women। ये बात बिल्कुल सही है और ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। ये काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है। ये एक लौती कन्वेंशन है जो कि महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा और घरेलू हिंसा को लेकर बात करती है और ये एक बाइंडिंग कन्वेंशन है कि यदि आप लोग इस पर्टिकुलर, अगर कोई भी सरकार इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को रैटिफाई करती है, दे आर लीगली बाउंड टू फॉलो इट, और इस केस में उनको यहाँ पर कानून भी निकालने होंगे। ये वाला जो कन्वेंशन है, द काउंसिल ऑफ यूरोप्स कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कम्बैटिंग वायलेंस इज ऑल्सो नोन एज इस्तांबुल कन्वेंशन, अडॉप्टेड इन 2011 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2014। यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है, इसीलिए आपको बोल रहा हूं। इनफैक्ट टर्की बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रैटिफाई द इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन मार्च 2012। इन्होंने इस्तांबुल कन्वेंशन को अपने जो डोमेस्टिक लॉ है, घरेलू कानून है, उसके अंदर भी इसको इंक्लूड करवाया। लेकिन आज की डेट में टर्की हैज रिसेंटली क्विट द कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। क्यों क्विट किया है, नॉट वेरी रेलिवेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ जानना इंपॉर्टेंट है कि टर्की जैसा देश जो कि पहला देश था और जिस देश की एक इंपॉर्टेंट सिटी के नाम के ऊपर ये
कन्वेंशन का नाम दिया गया है उसी ने इसको क्विट कर दिया। थोड़ा सा आयरॉनिकल है, ध्यान रखने के लिए थोड़ा आसान भी है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर रिलेटेड टू द बीम लाइन प्रोजेक्ट। दोस्तों ये भी एक अच्छा सवाल है, इसका सही जवाब है इंडिया और जापान। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आज शुरू नहीं हुआ, काफी लंबे समय पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसका जो तीसरा चरण था वो बेसिकली इस साल उसको शुरू करवाया गया था इंडिया और जापान के बीच में। ये प्रोजेक्ट संबंध रखता है नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सरेज, माइक्रोवेव्स वगैरह, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ ये संबंध रखता है। इंडिया और जापान के दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यहाँ पे साझेदारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, द इंडियन बीम लाइन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कैलकाटा एंड जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ऑफ बैंगलोर। और इसमें एक इंस्टीट्यूट जापान का भी है जो कि इसमें हिस्सा ले रहा है। द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाय द DST अंडर द नैनो मिशन इनिशिएटेड इन जुलाई 2007। तो ये मेनली आपका संबंध रखता है नैनो टेक्नोलॉजी के साथ। एक मल्टीपर्पस बीम लाइन है जो कि यहाँ पे बनाई जा रही है, जो कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए योग्य है। इसका जो तीसरा फेज था of the Indian beamline project is had been recently set up under India-Japan Science Technology Cooperation with special focus on the industrial application research. Hence आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही मालूम होना चाहिए प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किस किस कंट्री के बीच में साइन हुआ है एंड प्रोजेक्ट किस चीज़ के साथ संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UPSC क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में भी पूछ लिया है सर हमने, और मेंस में भी हमने पूछ लिया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चाबहार पोर्ट। इट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ एडन। इट इज जॉइंटली बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। न्यूज में इसलिए था बिकॉज ये वाली जो चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन है, इंडिया को इस पर्टिकुलर लाइन में से निकाल दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। पहला ऑप्शन गलत है, इट इज नॉट लोकेटेड इन गल्फ ऑफ एडन। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला आपके यहाँ पे हमने मैप दिखा दिया है, ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे, ये वाला जो आपका पूरा का पूरा, जिसको हम लोग अरेबियन पेनिनसुला भी बोल देते हैं, इस तरीके से है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर इसको एडन कहा जाता है, गल्फ ऑफ एडन। और ये वाला जो पार्ट है इसको गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है, बिकॉज ये वाली कंट्री ओमान यहां पड़ती है। तो ये वाला जो आपका चाबहार का पोर्ट है ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है, नॉट इन द गल्फ ऑफ एडन। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका ट्रू है, और ये भी ट्रू है कि इसको जॉइंटली डेवलप किया जा रहा था इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अब लेकिन डेवलपमेंट्स कैसे होने वाली है, नोबडी नोज, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है। बट एनीवेज इस केस में भी ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा सही जवाब। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देना चाहता हूं। रिसेंटली इंडिया वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द चाबहार रेल प्रोजेक्ट साइडिंग द फंडिंग डिले। इट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान, आपको समझा दिया है मैंने। और यहाँ पर जो प्रोविंस है ईरान का, उसका नाम है सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान, जो कि काफी ज्यादा एनर्जी रिच है। और ये वाले कोस्ट को मकरान कोस्ट भी कहा जाता है, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये वाला जो आपका कोस्ट है ना, इस कोस्ट को दोस्तों मकरान कोस्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इट इज जॉइंटली बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान फॉर द मल्टी मोडाल ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर्स। ये आगे भी काफी ज्यादा एक्सटेंड होगा। ये देखिए, अभी तक तो ये बात थी कि अफगानिस्तान के थ्रू, लेकिन इसके अलावा इसके और भी कई सारे यहाँ पे मोड्स हैं। ये ऐसे आगे जाके सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करते हुए फिर रशिया से होते हुए यूरोप तक भी जाएगा। ये वाली बातचीत भी चलाई गई है। ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी इंडिया के लिए काफी फायदे वाली बात है, क्योंकि कांडला पोर्ट से काफी नजदीक है और मुंबई पोर्ट से भी काफी नजदीक है। कांडला वाले पोर्ट से केवल 1000 किलोमीटर की दूरी पे है, मुंबई वाले पोर्ट से मात्र 1450 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाता है। इसका फायदा यह भी है कि जियो स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो यहाँ पर चाइना के द्वारा बनाया जाने वाला जो ग्वादार का पोर्ट है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के प्रोविंस में, यहाँ पर इंडिया उसके पास आ जाएगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर चाबहार में कुल मिला के 2 टर्मिनल्स हैं, शहीद कलांतरी एंड शहीद बेहस्ती। और ये वाला जो आपका शहीद बेहस्ती है, इसमें इंडिया का ज्यादा बड़ा योगदान है। ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट फेज ऑफ द चाबहार पोर्ट एज एंड ऑल्सो मेंशन चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये बात बिल्कुल सही है। जाहेदान का जो आपका शहर है ये बेसिकली लोकेटेड है समवेयर ओवर हियर वेरी क्लोज टू द अफगानिस्तान बॉर्डर। और जाहेदान के बाद हमने एक सड़क बनाई हुई थी अफगानिस्तान से, जिसका नाम आप मुझे बता सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन। कौन सी सड़क इंडिया ने बनाई थी जो कि जाहेदान से शुरू होती है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, रशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, जो चीजें हमने आपके साथ डिस्कस करी हैं।
अभी भी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, उनको कवर करवाया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, आने वाले रविवार के दिन आपको एनरोल करना है कॉम्बैट में यूजिंग माय रेफरल कोड ANI UPSC। ऑल्सो यू कैन एनरोल इन अ फ्री टेस्ट सीरीज यूजिंग द रेफरल कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।